Hello students, welcome to Checo Chemistry classes. Right, today's lecture number 10, class 12th, chemical properties of amines in this reaction with aryl sulfonyl chloride. Hinsberg test, very important for your state board, NEET, JEE exam purpose. Okay, so in previous classes, we have discussed about the reaction of amines with acetyl chloride, acetic anhydride. Next, carbylamine test, and next reaction with nitrous acid. So different amines react with different reagents. Means in acetylation process only primary and secondary amines react with acetylation reaction. Next, carbylamine test only for primary aromatic or aliphatic compounds. Next, nitrous acid test primary and secondary. Okay, so this test means reaction of amines with aryl sulfonyl chloride or Hinsberg test. So by using this test, we can distinguish between primary, secondary and tertiary amines. मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करके हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर हिंसबर्ग टेस्ट यूज करके आप एग्जैक्टली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. राइट, सो आज के क्लास में आपको यही देखना है कि हिंसबर्ग टेस्ट होता क्या है. हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट जरूरी है और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो. राइट, ओके, राइट. तो पहला आपको हिंसबर्ग रिएजेंट बोले क्या मालूम होना चाहिए. हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट मींस, अब यहाँ पे आरिल बोले तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को आप हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हो. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट. दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट. ओके, सो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका. स्ट्रक्चर तो देखो, बेंजीन है, सल्फोनाइल मतलब S डबल बॉन्ड हुआ और इधर Cl. इसको आप C6H5SO2Cl इस तरह भी लिख सकते हो. एग्जाम में इस तरह लिखता है C6H5SO2Cl. So this is Hinsberg reagent. So by using this reagent we can distinguish between primary amines, secondary and टर्शियरी अमीन्स. ओके, सो ये पहला मालूम कर लो हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है. हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और इसमें देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पर जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. मतलब इस साइड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर भी और इधर भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सल्फर के तीनों साइड, इधर और इधर तीनों साइड में पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये भी बात याद रख लो, आपको यूजफुल होगा. ओके, सो दिस इज द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट. सो अब इस रिएजेंट को यूज करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करना है. ओके, ठीक है. तो अभी आपने क्या किया, देखो, प्राइमरी अमीन्स लिया. ओके, यहां पर सेकेंडरी अमीन्स लिया और यहां पर टर्शियरी अमीन्स लिया. इस तरह तीनों का मैं एक ही यहां पर ही क्लियर कर दूंगा, मतलब आपको भी क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं रहेगा. ठीक है, आप इमेजिन कर लो 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, 3 टेस्ट ट्यूब
1, 2 और 3, इस तरह A, B, C, और तीनों टेस्ट ट्यूब में अमीन्स है। अब कौन सा अमीन कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम। ओके, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है ABC, 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों टेस्ट ट्यूब में अमीन्स है। अब कौन सा टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है और कौन से टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी है और कौन से टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अमीन्स है नहीं मालूम। तो पहले आपको हिंसबर्ग टेस्ट देखना है, ऐसा प्राइमरी अमीन्स के साथ, सेकेंडरी अमीन्स के साथ और टर्शियरी अमीन्स के साथ। ठीक है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट ले लो। देखो, अगर अपना प्राइमरी अमीन है, अब मैं बता रहा हूं, बाद में उसका रिएक्शन भी लिखना है आपको। अगर आपका प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन दिख रहा है ना इधर? ओके। अगर आपका अमीन्स प्राइमरी है और आप उसको हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और इसको आप एक्वस NaOH ऐड करते हो तो आपका क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होगा, क्लियर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी इंसोल्यूबल है, ये भी इंसोल्यूबल है। ठीक है, अगर आप सेकेंडरी अमीन्स लेते हो और उसको हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करते हो HR, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और ये कॉम्प्लेक्स एक्वस NaOH के साथ नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन मतलब कुछ भी नहीं होगा। और यहां पर अगर आपका अमीन्स टर्शियरी अमीन्स है, टर्शियरी अमीन्स, और आप उसको हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करते हो तो ये नो रिएक्शन, मतलब ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट नहीं होता। सर ये तो ठीक है, हमको समझ में आया, बट प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो पहले देखो, आराम से समझो। देखो, अभी आपको लेना है S डबल बॉन्ड O Cl प्लस आपको प्राइमरी अमीन्स लेना है। क्या लेना है? प्राइमरी अमीन्स। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गए। जब आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को किसके साथ, सेकंड प्राइमरी अमीन्स के साथ जब रिएक्ट करते हो, यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स सपोज CH2 CH3 लिया आपने, क्या है इसका नाम? इथानमाइन। तो यहाँ पर अब 2 स्टेप में होता है, पर डायरेक्टली कर लो, यहाँ से HCl निकाल दो पहला। अगर HCl निकालते हो तो क्या फॉर्म होता है? देखो इधर S डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पे सब डायरेक्ट कैसे क्या निकाले आपने बोले तो देखो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ या फिर इस ऑक्सीजन की तरफ या फिर इस क्लोरीन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तभी ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक होती है और इसमें बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से H+ निकल जाता है और यहाँ से Cl-, तो डायरेक्ट लिख दो ना, HCl निकल गया। HCl निकल जाने के बाद यहाँ पर N, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह एक हाइड्रोजन है और इसके पास एक लोन पेयर भी अवेलेबल है, और इधर कौन लगा है? इथाइल ग्रुप C2H5, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है? फिर अब क्या निकला? यहाँ से HCl निकल गया,
यहां से HCl निकल गया, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हो इसको, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये फॉर्म हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। फिर क्या होता है बोले तो, इसी सब्सटेंस को, ठीक है, हाँ लिखेंगे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे H, इसके ऊपर लोअर प्लेन, और इधर C2H5 बेंजीन सल्फोनामाइड। जब इसको आप एक्वस NaOH में डालते हो, एक्वस NaOH सॉल्यूशन में डालते हो, तो ये कंप्लीटली इसमें सोल्यूबल हो जाता है। ये कंप्लीटली इसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। सर क्यों सोल्यूबल होता है बोले तो, देखो यहाँ पर OH माइनस आयंस है, ये OH माइनस आयंस क्या करेंगे यहाँ से, और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये बेस OH माइनस को OH को मतलब H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो OH माइनस है और यहाँ पे Na प्लस, NaOH लो या फिर KOH लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और इनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या है C2H5, तो यही पे क्या आएगा K प्लस और Na प्लस, मतलब अगर NaOH लेते हो तो Na प्लस, KOH लेते हो तो K प्लस, तो ये क्या हुआ फिर साल्ट हो गया ना, है कि नहीं, सोल्यूबल इन वाटर। सो दिस साल्ट सोल्यूबल इन वाटर, मतलब यहां पर जो फॉर्म हुआ बेंजीन सल्फोनामाइड, ये किस में सोल्यूबल है, एक्वस NaOH में सोल्यूबल है। मतलब अगर आपका प्राइमरी अमीन है, समझो अगर आपका प्राइमरी अमीन है तो आपको ये पूरा का पूरा क्या दिखेगा, क्लियर सॉल्यूशन होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी अमीन्स ले रहे हो, उसको हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर रहे हो, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड होने के बाद जो भी फॉर्म हो रहा है, मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स बोला मैंने इसको बेंजीन सल्फोनामाइड, और उसको आप एक्वस NaOH में डिसॉल्व करते हो, तो ये कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व होके एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जब भी टेस्ट ट्यूब में अगर क्लियर सॉल्यूशन है, समझ लेना वो क्या है, प्राइमरी अमीन्स। ओके, क्लियर है ये, कुछ भी नहीं। देखो प्राइमरी अमीन्स, ये वाला प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब ट्रीटमेंट करते हो तो बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म होता है, और ये बेंजीन सल्फोनामाइड में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होने की वजह से, मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये एक्वस NaOH में सोल्यूबल हो जाता है और साल्ट फॉर्म होता है, मतलब साल्ट फॉर्म होता है मींस सोल्यूबल हो जाता है उसमें, ठीक है। ये होगा प्राइमरी अमीन के साथ, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके, क्लियर है ना। हाँ, अगर आपने क्या किया, अभी आपको क्या करना है, अभी प्राइमरी का क्लियर हो गया, राइट, यहां से प्राइमरी निकाल देता हूं मैं, ठीक है। अगर आपने सेकेंडरी अमीन्स लिया, मतलब C2H5N, C2H5, ये वाला इस तरह सेकेंडरी अमीन्स लिया, समझो, तो आप देखो यहां पर सेकेंडरी अमीन्स में ये क्या होता है, सेकेंडरी अमीन्स पढ़ रहा हूं मैं, हिंसबर्ग रिएजेंट विद सेकेंडरी अमीन्स, तो यहां पर आपको C2H5 लेना है, इधर भी C2H5, या आर्किल ग्रुप सेम लो या फिर डिफरेंट लो, आपकी मर्जी। तो फर्स्ट स्टेप तो होगा, ठीक है, यहां से HCl और निकल जाएगा, HCl निकलने के बाद S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर N
लोन पेयर और C2H5 और यहाँ पर भी C2H5, ये फॉर्म हो गया। इसका नाम क्या है? N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हो गया ना। So NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड do not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom, hence it is not acidic and does not dissolve in aqueous NaOH। अब देखो सेकेंडरी अमीन्स, ये है आपका NN डाइइथाइल अमीन। NN डाइइथाइल अमीन को जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो आपको NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हो रहा है, मतलब यहां से HCl निकल गया। अब इसके पास NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड को आप क्या कर रहे हो? एक्वस NaOH सॉल्यूशन में डाल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, मतलब इस वाले कंपाउंड को इसके अंदर डाल दिया आपने। तो अब इस वाले कंपाउंड को इसके अंदर डालने के बाद ये कंपाउंड सारा का सारा इसमें सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब सोल्यूबल ही नहीं होता। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन मींस नो ऑब्जर्वेशन, इनसोल्यूबल ही रहेगा वहां पे, मतलब दो लेयर्स आएंगे यहाँ पे दो लेयर्स आएंगे इस तरह, नीचे में एक और ऊपर में एक, एक्वस NaOH का एक और इस वाले कंपाउंड का एक, दो लेयर। ठीक है सर, ऐसा क्यों सोल्यूबल नहीं है बोले तो अब यहाँ पर साल्ट फॉर्म नहीं हो सकता, क्यों बोले तो ये लोन पेयर इधर इन्वॉल्व होते हैं और ये इधर, तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है इसके पास, और हाइड्रोजन भी नहीं है इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन ऑब्सेंट होने की वजह से NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड एक्वस NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। मतलब आपको अगर सेकेंडरी अमीन्स दिखता है तो दो लेयर दिखते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा इस वाले कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये हो गया, ये बात ठीक है यहां तक। ओके, अब तीसरा है लास्ट, मतलब प्राइमरी अमीन्स में ये पूरा का पूरा क्लियर हो रहा था सॉल्यूशन। ये जो फॉर्म हुआ इनसोल्यूबल मटेरियल, ये भी इनसोल्यूबल था, सोल्यूबल फॉर्म इनसोल्यूबल में से सोल्यूबल आ रहा था पूरा एक्वस NaOH में। आपको एक्वस NaOH तक जाना है सबको लेके, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस प्राइमरी अमीन्स, बाद में जो भी फॉर्म होगा उसको एक्वस NaOH में डिसॉल्व करना है। तो प्राइमरी अमीन्स है तो वो एक्वस NaOH में डिसॉल्व है, अगर सेकेंडरी है तो यहीं पे स्टॉप होता है रिएक्शन, इधर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये हो गया यहाँ पे। अब तीसरी बात है टर्शियरी अमीन्स के साथ, अगर आपने C2H5 इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5 ले लिया और आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करा, सो क्या आगे में रिएक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है ना HCl निकालने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन बोले तो यहां पर भी दो लेयर फॉर्म हो रहे, एक क्या कि हिंसबर्ग रिएजेंट वाला और दूसरा टर्शियरी अमीन्स, इसमें इनसोल्यूबल है अभी, मतलब ये दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझो सर आप। ठीक है, मतलब देखो अगर अभी समझ में आ गया, प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म होता है, बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म होता है, और वो बेंजीन सल्फोनामाइड में एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से वो बेंजीन सल्फोनामाइड एक्वस NaOH में सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंडरी अमीन्स क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट होता, बट जो फॉर्म हो रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है, मतलब दो लेयर फॉर्म हो रही है। और टर्शियरी अमीन्स के
टर्शियरी अमीन्स और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो ये टर्शियरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट नहीं होता, मतलब नो रिएक्शन। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। तो सर अभी प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपने क्या किया था, तीन टेस्ट ट्यूब लिए थे यहां पे, 1 2 और यहां पर 3 टेस्ट ट्यूब। मान लो यहां पर एक लेयर, यहां पर ए बी सी, इसमें प्राइमरी अमीन है, समझो प्राइमरी अमीन मतलब क्या है? यहां पर क्या हो रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस प्राइमरी अमीन के बीच में रिएक्शन होके क्या फॉर्म हो रहा है? जो भी फॉर्म हो रहा है उसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स। और ये वाले कॉम्प्लेक्स में जब आप एक्वस NaOH ऐड करते हो तो क्लियर सॉल्यूशन हो रहा है, क्लियर सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? समझो यहां पर यही मेन है, जब प्राइमरी अमीन्स को आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो कॉम्प्लेक्स जो भी बेंजीन सल्फोनामाइड जो फॉर्म हो रहा है उसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं, और इस वाले कॉम्प्लेक्स को एक्वस NaOH में जब डालते हो तो क्लियर सॉल्यूशन, मतलब ये पूरा का पूरा इसमें सोल्यूबल हो जाता है। ड्यू टू क्यों सोल्यूबल हो रहा है बोले तो, क्लियर सॉल्यूशन क्यों आ रहा है बोले तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है, इधर ऐसा था ना C2H5 और इधर H डबल बॉन्ड हो और इधर बेंजीन जो भी, मतलब इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये सोल्यूबल हो रहा था बेस में, एक्वस में, ये हो गया। मतलब पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम क्या फॉर्म हो रहा है, ओनली वन फेज, ओनली वन फेज, एक ही लेयर दिख रहा है। अब दूसरी बात, अब सेकेंडरी है यहां पर समझो सेकेंडरी अमीन है और यहां पर भी टर्शियरी अमीन है। तो जब आप सेकेंडरी अमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब ट्रीटमेंट करते हो तो ये तो रिएक्ट होता है, क्या फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स मींस बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म होता है, मतलब यहां तक ओके। फिर यहां से एक्वस NaOH में, एक्वस NaOH में क्या होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, मतलब यहां पर भी क्या फॉर्म हो रहा है, ऐसे दो लेयर फॉर्म हो रहे हैं, दो लेयर, एक्वस और ये वाला। अब यहां पर देखो टर्शियरी अमीन्स में क्या हो रहा है, जब टर्शियरी अमीन्स प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट, तो यहां पर तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था, यहां पर तो वो भी नहीं फॉर्म हो रहा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो फिर यहां पर तो ये दोनों एक के साथ रिएक्ट ही नहीं हो रहे, मतलब एक टर्शियरी अमीन वाला लेयर और ये दूसरा लेयर हिंसबर्ग रिएजेंट का, मतलब यहां पर भी दो लेयर है, यहां पर भी दो लेयर है। तो सर फिर प्राइमरी को तो आप आइडेंटिफाई कर दिए, क्लियर सॉल्यूशन की वजह से आपने प्राइमरी अमीन्स बोल के बोल दिया। अब सर ये सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स के केस में भी दो दो लेयर फॉर्म हो रहे हैं, यहां पर भी दो लेयर फॉर्म हो गए और यहां पर भी दो लेयर फॉर्म हो गए। बट आप आगे में अगर आप इसको एक्सेस एसिड ऐड करते हो तो क्या होता है, टर्शियरी अमीन्स एसिड के साथ रिएक्ट होके क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। मतलब यहां तक ठीक है। अब ये दोनों में आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप टर्शियरी अमीन्स मतलब दोनों को एक्सेस एसिड ऐड कर दिए समझो, तो यहां पर क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। व्हेन कब क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है, जब एसिड ऐड करने के बाद, मतलब ये दोनों में तो रिएक्शन नहीं हो रहा, दो लेयर हो रही, यहां पर भी दो लेयर फॉर्म हो गए। तो सर दो लेयर दोनों में भी है तो हाउ टू आइडेंटिफाई, तो फिर क्या करना है आपको, दोनों को भी एक्सेस एसिड ऐड कर दो, इसको भी और इसको भी, दोनों को एक्सेस एसिड ऐड करने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब में अगर क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो समझ लेना वो टर्शियरी अमीन्स है। क्यों बोले तो सर ये तो इसके साथ नहीं रिएक्ट हो रहा है, तो फिर टर्शियरी अमीन्स आपको पता है, देखो N प्लस HCl, H प्लस और Cl माइनस, तो ये टर्शियरी अमीन्स है ना, ये R R R, तो ये लोन पेयर प्रोटोनेशन होके क्या होता है R N R R और यहाँ पे H
N प्लस Cl माइनस साल्ट फॉर्म हो गया, तो ये सोल्यूबल हो जाता है। बट यहाँ पे वो चांस नहीं है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है NN डाइइथाइल सल्फोनामाइड में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पे रहे वो उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों बोले तो बाद में रेजोनेंस है, सल्फोनिल ग्रुप होने की वजह से ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं हो सकता और बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो लेयर हमेशा रहेंगे, यहाँ पर एक लेयर और यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह आपको हिंसबर्ग टेस्ट में अमीन्स को आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं, सिंपल है। फर्स्ट केस में प्राइमरी अमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स मींस बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म होता है और उसको एक्वस NaOH ऐड करने के बाद वो बेंजीन सल्फोनामाइड पूरा का पूरा एक्वस NaOH सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाता है। कि बोले तो साल्ट फॉर्म होता है। जब सेकेंडरी अमीन्स के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्ट करते हो तो सेकेंडरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट होता है बट एक्वस NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। तीसरा क्या है बोले तो तीसरा है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट नहीं होता। बस यही है हिंसबर्ग टेस्ट। क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अभी केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तो जनरल आप सब स्टडी करते आ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, सब में इस वाले रिएक्शन स्टडी करते आ रहे हैं। तो मैं एक बार सिंपल बताऊंगा, देखो ये है अमीन्स, एरोमेटिक अमीन, हाँ, और इस वाले एरोमेटिक अमीन्स में जो ये ग्रुप है NH2 ग्रुप, इट इज अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर आप इसको बोलते हो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो ये NH2 ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, कहां पे? आर्थोआइन पैरा पोजीशन के ऊपर। दैट्स व्हाई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन आर्थोआइन पैरा पोजीशन। बस ये कंसेप्ट माइंड में रख लो। एरोमेटिक अमीन्स में NH2 group is act as a strong ring activating groups, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हो, या फिर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हो। तो NH2 ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है रिंग में, कहां पर? आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, और इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक होता है? आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक होता है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, देखेंगे। तो फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, सीधा सीधा सिंपल है, देखो हो जाता। फर्स्ट वन ब्रोमिनेशन, मतलब क्या करना है आपको? एरोमेटिक अमीन्स लेना है, एरोमेटिक अमीन्स, और इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट करना है आपको, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो आपको फाइनल आंसर आएगा
2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो अब इस थोड़ा सा समझो। देखो आपने एक कंपाउंड लिया NH2 और इसको आपने क्या किया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, राइट। तो आपको यहाँ पे 3 मोल्स लेना है। सर ये डायरेक्ट क्यों ले रहे हैं मैं समझाऊंगा आपको। NH2 यहाँ पर भी Br और Br प्लस 3 मोल्स ऑफ HBr, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो गया। इट इज क्या है, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एनिलीन को जब ब्रोमिनेशन करते हो आप तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सर यहां से हम मोनोब्रोमो एनिलीन, मोनोब्रोमो एनिलीन मींस पैरा ब्रोमो एनिलीन या फिर आर्थोब्रोमो, तो पैरा स्टेबल होता है, मेजर होता है, तो पैरा ही कंसीडर करना। सर पैरा ब्रोमो एनिलीन आप फॉर्म नहीं कर सकते हो क्या? अगर आप एनिलीन को, मतलब एरोमेटिक मींस, आराम से सुनो, एनिलीन को अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो आपको मोनोब्रोमो एनिलीन फॉर्म नहीं होता। आपका आंसर है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बोले तो, जो रिंग को जो भी ग्रुप अटैच है इस तरह, मतलब एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर की वजह से, मतलब NH2 ग्रुप के ऊपर लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से रिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। ऑल द आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन। When aniline treated with bromine water to gives white precipitate of 2,4,6 tribromo aniline, okay? So ये है रीजन क्या बोला था, NH2 group is a powerful activating group, hence substitution does not stop at monobromo stage and bromination occurs in, मतलब ये देखो सर ये तीन मतलब एनिलीन में के ये 2 आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, ऑल द आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन। क्यों सर ब्रोमीन एक जगह क्यों नहीं जा रहा है, आर्थो या फिर पैरा पे ऐसा क्यों नहीं जा रहा बोले तो ये रीजन, मतलब एनिलीन में NH2 ग्रुप इज एक्ट एज अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है NH2 ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट ज्यादा होने के कारण रिंग में आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए Br+ यहाँ से जो ब्रोमीन Br+ जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, सारे के सारे आर्थो और सारे के सारे पैरा पोजीशन के ऊपर ऑक्युपाई हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी आप एनिलीन को ब्रोमिनेशन करते हो, डायरेक्ट एनिलीन को ब्रोमिनेशन करते हो तो आपका आंसर यही रहेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर आपको एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन लाना है, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन अगर लाना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, इस वाले NH2 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है उसको आपको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है सर, यहां से वो सीधा वो फॉर्म हो रहा है, किस वजह से फॉर्म हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, किसका, NH2 का, NH2 ग्रुप का। दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये NH2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये फॉर्म हो रहा है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को अगर आप डिक्रीज करते हो,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को अगर आप डिक्रीज करते हो तो आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसको डिक्रीज करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इसके NH2 ग्रुप को आपको डीएक्टिवेट करना है। वो ज्यादा ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसको डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट करना है बोले तो इसको आप क्या करना होगा, एसिटाइलेशन करना होगा। मतलब एसिटाइलेशन का मीनिंग क्या है भैया, देखो आप आपको क्लियरली समझाऊंगा मैं। देखो देखो ये है अपना बेंजीन रिंग, इस तरह बेंजीन रिंग है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस वाले हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, भरपूर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये। अगर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझो इसके पास ही अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, इसके पास जो लोन पेयर है इसको आपने कम कर दिया तो ये क्या दे सकता है इसको, फिर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था एसिटाइलेशन पता है ना, CH2CH3 एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करो आप इसको। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद क्या फॉर्म होगा, एसिटान एनिलीन फॉर्म होता है। देखो ऐसा, देखो फॉर्म हो गया NH, इसके लोन पेयर इधर क्या है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ लिख लो, C डबल बॉन्ड वो, और इधर CH3 है। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो ये लोन पेयर इधर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो तब क्या फॉर्म हो रहा है, N इसके ऊपर प्लस और यहाँ पर C डबल C वो माइनस और इधर CH3। तो अब देखो, अब ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये अब इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट कर सकता है क्या, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तब आप ब्रोमिनेशन कर सकते हो, तो तब आपको क्या फॉर्म होता है, मोनोब्रोमो एनिलीन फॉर्म होता है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, देखो आपको और एक आराम से समझाऊंगा, समझो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो आप एनिलीन लिए, आपने डायरेक्ट एनिलीन लिया NH2 एनिलीन प्लस इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट करेगा, मतलब ब्रोमीन वाटर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2, ब्रोमीन वाटर बोलते हो आप इसको, ब्रोमीन वाटर। तो आपका आंसर है NH2, यहाँ पर एक Br और इधर एक Br। आपको क्या करना है, यहां से NH2 इस वाले मतलब पैरा ब्रोमो एनिलीन फॉर्म करना है, आपको फॉर्म करना है। क्लियर है, आपको एनिलीन से ये पैरा ब्रोमो एनिलीन फॉर्म करना है। बट आप अगर एनिलीन लिए डायरेक्ट और उसको ब्रोमिनेशन करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म होता है, ये वाला कंपाउंड फॉर्म होता है। बट ये नहीं होता, आपको ये लाना है। अगर आपने एनिलीन लिया और उसको ब्रोमिनेशन किया तो आपका आंसर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है। बट आपको क्या करना है, एनिलीन से आपको पैराब्रोमो एनिलीन लाना है, फॉर्म करना है। तो फिर आपको क्या करना होगा, इस वाले ग्रुप, दिस ग्रुप जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है उसको क्या करना होगा, आपको डिक्रीज करना होगा। ठीक है, तो आपको डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा आगे, तो क्या करना होगा बोले तो NH ये होगा एनिलीन,
अगर आप इसको डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हो तो आपका आंसर ये है, बट आपको डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करना है, पहले इसको एसिटाइलेशन करना है। क्या करना है? एसिटाइलेशन, मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करना है। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करना है आपको, एसिटाइलेशन के साथ ट्रीटमेंट करना है। जब आप एसिटाइलेशन के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो यहाँ से क्या होगा, HCl निकल जाएगा। जब HCl निकल गया है तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, NH, एक हाइड्रोजन निकल गया, लोन पेयर है, और इधर C डबल बॉन्ड हो, और इधर CH3 प्लस निकला क्या, HCl निकल गया। ठीक है, ओके। इसको बोलते हो एसिटानिलीड, एसिटानिलीड। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब इसको क्या करो, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है आपका NHC डबल बॉन्ड हो R या फिर CH3 ले लो। अब इसको ब्रोमिनेशन करो। अगर इसको ब्रोमिनेशन करते हो तो R का और प्यारा फॉर्म होता है आपको, मतलब प्यारा स्टेबल है, तो आपको आंसर आएगा NH, C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ पे Br निकला क्या, HBr निकल गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यह Br, यहाँ से Br, सर यहाँ से भी हो सकता है पर इससे ज्यादा स्टेबल ये है पैरा। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कुछ सारे इफेक्ट काम करते हैं, R तो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो बाद में क्या करना है आपको, जो ग्रुप है अब यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड वो CH3 और यहाँ पे Br, क्या फॉर्म हुआ है वहां पे, इसका नाम क्या है, अरे इसका एसिटानिलीड है, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है, पैरा ब्रोमो ऊपर का नाम एसिटानिलीड। ठीक है, हो गया। अब पैरा ब्रोमो एसिटानिलीड को क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करना है, कुछ करना नहीं, क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगी, इधर H और इधर OH, बस सेपरेट कर दो। देखो NH2 को NH2 भी आ गया, यहाँ पर Br और निकला क्या, CH3 COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई, ये पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? ठीक है, फिर से एक बार देख लो। एनिलीन ले रहे हो, एनिलीन को ब्रोमिनेशन कर रहे हो। अगर एनिलीन डायरेक्ट एनिलीन को आप ब्रोमिनेशन करते हो तो आपका आंसर 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। बट आपको क्या लाना है, पैरा ब्रोमोएनिलीन लाना है। सर ये किस वजह से ये डायरेक्ट फ्री, मतलब ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमीन, किस वजह से, किस वजह से बोले तो एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रांग पावरफुल डोनेटिंग ग्रुप है, और उसका डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक होते हैं, तो ये कंपाउंड फॉर्म होता है। फिर आपको क्या करना है, वन पैरा ब्रोमोएनिलीन लाना है, तो आपको जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है NH2 ग्रुप का उसको डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करना है तो पहला डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं करना है, आपको एसिटाइलेशन करना है। और एसिटाइलेशन करने के बाद जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है एसिटानिलीन, अब इसमें इस वाले NH2 ग्रुप का, NH2 तो नहीं NH ग्रुप है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम है। किस वजह से कम है बोले तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब इस वाले कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया। क्यों क्यों बोले तो ये इधर जो ग्रुप
लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करता है तो इसको इधर देना पड़ता, तो फिर ये रिंग को क्या देगा, रिंग की तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। तो इस तरह बाद में इस ग्रुप की वजह से यहाँ पर एक्सेस ब्रोमिनेशन होने के चांसेस नहीं है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन या फिर आर्थो ब्रोमो एनिलीन फॉर्म होता है, बट पैरा इज स्टेबल। तो फिर पैरा ब्रोमो एसिटाइल एनिलीन फॉर्म होने के बाद फिर से ये ग्रुप को निकाल देना है आपको, तो आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस के बाद एक ग्रुप निकल जाएगा, फिर से NH2 ग्रुप आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह आपको प्रोटेक्शन करना है, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के बाद फिर ब्रोमिनेशन करना है, ठीक है। ओके, हो गया, ये होगा ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट क्लास में नाइट्रेशन सल्फोनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है।